गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने इतिहास जो है, जिसका पेपर आप सबको पता है कितनी तारीख को होने वाला है। 18 मार्च को अपने हिस्ट्री या इतिहास का पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का। तो अपने आज की जो क्लास है, इस क्लास में अपने हिस्ट्री से संबंधित जो तीन तीन अंक वाले अपने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो भैया, मैं आपको अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये दो सब्जेक्ट में आपको इस बार पढ़ा रहा हूँ, और इन दोनों सब्जेक्ट में मैंने आपको सभी प्रकार के चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, नोट्स आपको लिखा दिए हैं। सभी चैप्टरों से छोटे और बड़े जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। अब लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर, जो इतिहास है, ठीक है, जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में हमारी थोड़ी सी कंडीशन जो है या हमारी तैयारी जो है वो काफ़ी वीक है, तो आप हिस्ट्री की थोड़ी तैयारी हमें और कराइए। ठीक है, तो अपने उन्हीं कमेंटों को ध्यान में रखते हुए आज अपने 10 तारीख हो गई है, ठीक है, 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कंटिन्यू आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, और इन क्लासों में आपको वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, मतलब जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा अपने कंटिन्यू करेंगे। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया आज की क्लास की। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, क्या अशोक के धम्म की वर्तमान समय में प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, अशोक का धम्म भैया, मौर्य सम्राट अशोक था, उसने भैया सभी धर्मों का एक सरल स्वरूप स्थापित किया था, उसी को अपने क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। ठीक है, अशोक ने अपने अधिकारी है, प्रजा है, इनको धम्म का संदेश दिया, और उस धम्म की जो है वो वर्तमान समय में क्या है, प्रासंगिकता है। अब यहाँ पर ये पूछा है वो कैसे है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो भैया, अशोक का जो धम्म था वो कैसा था, मानवतावादी था, जो नैतिक नियमों के पालन पर जोर देता। अशोक के धर्म में बड़ों का आदर है, सेवकता, दासों के प्रति उदार व्यवहार है, दूसरे संप्रदायों के प्रति आदर की भावना है, ये सम्मिलित है। ठीक है, और वर्तमान युग में भी हम देखते हैं कि नई युवा पीढ़ी जो है वो अपने माता पिता है या अपने से जो बड़े हैं उनको बोझ समझते हैं, तथा उनको अकेला छोड़ देते हैं, वृद्धावस्था में वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, तथा धनी और शक्तिशाली लोग जो है वो गरीब और कमज़ोर लोगों का शोषण करते हैं। व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरे धर्मों की बुराई करता है। तो अपने कह सकते हैं कि अशोक ने जिन आदर्शों का उल्लेख अपने धम्म में किया है, व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में उतारकर एक आदर्श एवं सुखी जीवन जी सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अशोक के धम्म की वर्तमान समय में प्रासंगिकता है। देखो, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा आंसर बता रहा हूँ भैया, ठीक है, बाकी ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। मेरा मकसद है आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना, बाकी तैयार आपको करना है। चाहे आप अपने जो मैंने नोट्स लिखा है वहाँ से तैयार कर सकते हो, चाहे बुक से कर लो, या आपके पास कोई और नोट्स है वहाँ से तैयार कर लो, जो आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप तैयार कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी अपने सेकंड क्वेश्चन है भैया, तांत्रिक पूजा पद्धति क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। देखो, तांत्रिक पूजा पद्धति भैया अपने जो सीधी भाषा में कह दे कि जो देवी होती है, देवियाँ, ठीक है, उन देवियों की जो आराधना पद्धति होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, तांत्रिक पूजा पद्धति। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में अपने कह सकते हैं कि इस पूजा पद्धति के जो विचार है उन्होंने अपने जो शैव धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, उनको भी प्रभावित किया। पहली बात, इस पूजा पद्धति में अपने कर्मकांडीय संदर्भ में अपने कहे तो वर्ग और वर्ण के भेद की क्या की, अवहेलना की, मतलब वर्ग भेद और वर्ण भेद का क्या किया, विरोध किया गया है। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित थे। तांत्रिक पूजा पद्धति जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अपने कई भागों में प्रचलित थी। तो इस प्रकार से अपने कोई भी 5-6 विशेषताएं आपको लिखनी है। देखो, यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में अपने पूछे जा चुके हैं।
थर्ड क्वेश्चन है भैया, आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर और नानक सामाजिक चेतना के प्रहरी थे? कबीर और नानक, देखो कबीर की बात है और गुरु नानक की बात है। अब इनके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये सामाजिक चेतना के प्रहरी थे? मतलब इन्होंने समाज में चेतना जगाई, इन्होंने समाज को जागृत किया, किस आधार पे कह सकते हैं? तो देखो पहली बात तो अपने दोनों ही जो थे कबीर और नानक, इन्होंने एक समान सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। मतलब दोनों ही जो थे उन्होंने समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, इनका विरोध किया। और इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है बुराइयों में पड़े हुए हैं वो बुराइयों को छोड़े और एक आदर्श और संयमित जीवन प्रणाली को अपनाए। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही भैया जो धर्म में फैले हुए जो पाखंड है, ठीक है, जो आडंबर है, उनका विरोध किया, उनकी अवहेलना की, उनकी बुराई की। ठीक है, इन्होंने कहा कि लोगों को स्वयं सोचना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लोग लकीर के फ़कीर ना बने बल्कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को स्वीकार करें। इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वो दोनों ही ईश्वर से दूर है। ठीक है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी प्रकार के कोई पाखंड या आडंबरों को नहीं अपनाना चाहिए। इन्होंने समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी, जो धार्मिक आडंबर थे, उनका विरोध किया। ठीक है, पूजा है, मूर्ति पूजा है, कठोर तप है, इनका विरोध किया। इसके अलावा भैया इन्होंने कहा कि जो रब है उनका कोई लिंग अथवा आकार नहीं है, निराकार है। तो इस प्रकार की बातें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा क्वेश्चन भैया अपने थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। चौथा क्वेश्चन भैया यहाँ पर आप देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, ताल्लुकदारों को हटाए जाने से अवध के किसानों की दशा किस प्रकार खराब हो गई? मतलब यह अवध में जो ताल्लुकदार थे उनको जब हटा दिया गया तो अवध के जो किसान थे, ठीक है, उनकी दशा किस प्रकार से खराब हुई, ये अपने को बताना है। देखो सबसे पहले बात तो भैया अवध के जो ताल्लुकदार थे उनसे सत्ता छीनने के बाद एक प्रकार से जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या हो गई, भंग हो गई, पहली बात। ठीक है, और ताल्लुकदार जो थे वो एक प्रकार से अपने कहे कि किसानों के साथ में निष्ठा और संरक्षण के बंधनों से बंधे हुए थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले भी यह ताल्लुकदार है वही जनता का क्या करते थे, उत्पीड़न करते थे, जनता पर अत्याचार करते थे। लेकिन जनता की नज़रों में अनेक ताल्लुकदार ऐसे भी थे जो काफ़ी दयालु थे, जो किसानों की भलाई के लिए कार्य भी करते थे। समझ रहे हो? तो ब्रिटिश राज की जो मनमानी है भैया, उस ब्रिटिश राज की मनमानी, राजस्व वसूली, इनके कारण से क्या हुआ, ताल्लुकदार जो है वो बुरी तरह से पीसने लग गए, किसान बुरी तरह से पीसने लग गए। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सरकार कठिन समय में अथवा फसल खराब होने पर राजस्व मांग में कोई कमी करेगी। ठीक है, वसूली को कुछ समय के लिए टाला भी नहीं जा सकता था, न ही किसानों को इस बात की कोई आशा थी कि तीज त्योहारों पर कोई छूट या सहायता मिल पाएगी, जो पहले ताल्लुकदार देते थे लेकिन अब अंग्रेज नहीं देते थे। इस प्रकार ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने से सामाजिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। क्लियर है? पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, अंग्रेजी सरकार ने अवध का अधिग्रहण क्यों और किस बहाने से किया था? भैया ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने भैया अवध पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1856 में। अब पहली बात तो ये है क्यों किया और इसके लिए बहाना क्या बनाया, समझ रहे हो? तो क्यों किया था भैया? इसलिए किया था क्योंकि देखो पहली बात ध्यान रखना कि अवध की भूमि जो है वो एक तो नील और दूसरी कौन सी फसल है, अपने कपास, इनके लिए बहुत ही उत्तम थी। अंग्रेज जो थे अवध को एक उत्तरी भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा अपने लिख सकते हैं तो एक तो नील और कपास के लिए उपजाऊ थी, एक वो उत्तरी भारत के एक बाजार के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा भैया 1850 के दशक तक अंग्रेज़ों ने लगभग एक प्रकार से अधिकांश भाग के ऊपर नियंत्रण कर लिया था, जैसे महाराष्ट्र है, दोआब है, कर्नाटक है, बंगाल है, पंजाब है, ये सब 1850 के दशक तक अंग्रेज़ों के अंडर में आ चुके थे। लेकिन कौन सा नहीं आया था? अवध नहीं आया था।
ठीक है। तो इन कारणों की वजह से ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजी सरकार ने अवध का क्या किया, अधिग्रहण किया। अब बहाना क्या बनाया उन्होंने, बहाना ये बनाया कि जो अवध के नवाब हैं जिनका नाम था भैया वाजिद अली शाह, ये जो है वो सही प्रकार से शासन नहीं चला रहे हैं। मतलब शासन चलाने में ये क्या है, असक्षम है तथा जनता में ये अलोकप्रिय हो गए हैं। इस प्रकार का बहाना बनाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार जो थी उसने अवध रियासत को हड़प लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सभी क्वेश्चन मैं आपको वही करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में अपने पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने भारत में सांप्रदायिक सद्भाव हेतु कौन कौन से कार्य किए। देखो जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, विभाजन होते ही भैया भारत में दंगे होने लग गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आपस में एक प्रकार से लड़ने लग गए। तो अब गांधी जी ने क्या किया, देखो गांधी जी ने क्या किया भैया, गांधी जी जो थे उन्होंने सबसे पहला कार्य तो किया, जो पीड़ित लोग थे, पीड़ित वर्ग जो थे उनको क्या दी, सांत्वना दी। उनको सांत्वना दी तथा जो घायल व्यक्ति थे, जिनको जो घायल हो गए थे, जो अपने एक प्रकार से किन्हीं का हाथ टूट गया था, पैर टूट गया था, जो अस्पताल में भर्ती थे, जो शरणार्थी शिविरों में थे, उनके लिए भी गांधी जी ने घूम घूम कर एक प्रकार से अस्पताल और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगाए और उनके हालचाल पूछे। गांधी जी ने जो दंगाग्रस्त क्षेत्र थे उनमें सिख, हिंदू, मुसलमानों से आह्वान किया कि वो अतीत को भुलाकर एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाए, शांति से रहे। उन्होंने बंगाल है, दिल्ली में है, शांति स्थापना हेतु तो अभियान चलाए। ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना हेतु गांधी जी एक प्रकार से कहे तो अपनी मृत्यु तक अर्थात 30 जनवरी 1948 तक क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, अपने खिलाफत आंदोलन क्या था, गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए खिलाफत आंदोलन कब चला था। ये स्टार्ट हुआ था भैया 1919-1920 में। ठीक है। यह आंदोलन जो है भैया अपने मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन के प्रसिद्ध नेता जो थे वो थे अपने मोहम्मद अली। एक का नाम तो था मोहम्मद अली और दूसरे व्यक्ति का नाम था शौकत अली, जिनको इतिहास में अली बंधु के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। इनकी मांगे क्या थी, मांगे ये थी कि भैया जो पहले का ओटोमन साम्राज्य के जो समस्त इस्लामी पवित्र स्थान है उन पर तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। इसके अलावा अरब है, सीरिया है, इराक है, फ़िलिस्तीन है, ये इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य बन सके। इन कारणों की वजह से भैया खिलाफत आंदोलन हुआ था। अब बात आती है गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया। देखो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विस्तार एवं मजबूती प्रदान करने के लिए भैया खिलाफत आंदोलन को इसका अंग बनाया, क्योंकि गांधी जी का यह विश्वास था कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय है, हिंदू और मुसलमान, आपस में मिलकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का क्या कर देंगे, अंत कर देंगे। यह सोचकर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का अंग बनाया। क्लियर है। तो ये आज की अपनी जो क्लास थी उसमें टोटल 7 क्वेश्चन मैंने आपके लिए 3-3 अंक वाले क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। इनको आप चाहे जहाँ से आपको जो बेस्ट लगे वहाँ से आप इनको तैयार कर सकते हो। क्लियर है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।